नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 अगस्त 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अमृत योजना के तहत जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स रिलीज्ड अंडर द अमृत स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में उड़ीसा ने 85.67% स्कोर हासिल किया। अब तक इस योजना के तहत 191 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं राज्य में पूरी हो चुकी हैं। बाकी को मार्च 2021 के मिशन अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। अमृत योजना, जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति करना है। इस योजना के तहत देश भर में लगभग 500 शहरों का चयन किया गया है। उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागी जाने वाली मध्यम दूरी की रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। 2019 में अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया था। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया था। यह 2017 में चालू हो गया और यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 को सीरियाई मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया है। ध्यान में रहे, इजराइल के अलावा किसी भी देश ने अमेरिका से पूरा एरो सिस्टम अभी तक नहीं खरीदा है। भारत ने भी प्रयास किया था 1999 में, लेकिन अमेरिका ने इसे देने से मना कर दिया। तो देखिए किस तरह से यह काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी दुश्मन देश से यहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, तो वो क्या करेगा, जो इसका डिफेंस सिस्टम है वो यहीं पर इसे डिटेक्ट कर लेगा, ये पहचान लेगा और जैसे ही पहचान लेगा यहाँ से फिर उसके रक्षा में इसे नष्ट करने के लिए एक मिसाइल उड़ेगा और रास्ते में इसको नष्ट कर देगा, ज़मीन पर नीचे जाने से पहले ही। भारत में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? विच ऑनलाइन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली टू बूस्ट डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सृजन पोर्टल। 14 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात किया जा रहा है दूसरे देश से। इससे देश के घरेलू उद्योगों को इन विशिष्ट वस्तुओं पर अधिक जानने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और देश में ही उसका निर्माण किया जा सकता है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? फॉर फ्लड फोरकास्टिंग द सेंट्रल वाटर कमीशन CWC हैज़ रिसेंटली टाइड अप विथ, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गूगल के साथ। इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार और असम में अभी भयंकर बाढ़ आई हुई है। साथ ही देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग वर्तमान जल स्तर के बारे में जान सकते हैं। गूगल पहले से ही देश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सार्वजनिक अलर्ट भेज रहा है। साल 2021 में होने वाले ICC T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? Who has been given the hosting of the ICC T20 Cricket World Cup to be held in 2021? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, इसको भारत को मेजबानी मिली है। कोरोना वायरस के कारण इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप एक साल के लिए टल गया है और 2021 में होने वाले T20 विश्व कप अब भारत में होगा, जबकि उसके अगले साल 2022 में मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को इस महामारी के कारण फरवरी-मार्च 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK की स्थापना किस शहर में की गई है? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा पहली बार 10 अप्रैल 2017 को की गई थी। इसकी स्थापना नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में की गई है। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की स्थापना किस शहर में की गई है? डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत की गई है, जो सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित है। मौजूदा समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्य डेटा सेंटर नई दिल्ली में है, वो भी भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ICARI में। तो नई दिल्ली में स्थित मुख्य डेटा सेंटर के बजाय एक अलग भूकंपीय क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन समिति NAARM नार्म हैदराबाद को चुना गया है। हैदराबाद इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि अन्य उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों जैसे निम्न जलवायु स्तर के साथ कुशल IT पेशेवरों की भी वहाँ उपलब्धता है। सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश के लिए ऋण और संबद्ध तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरेबिया हैज़ रिसेंटली एंडेड अ लोन एंड एसोसिएटेड ऑयल सप्लाई फॉर विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के लिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1 बिलियन वापस करने के लिए भी कहा है, जो कि नवंबर 2018 में सऊदी अरब द्वारा घोषित $6.2 बिलियन के पैकेज के एक हिस्से के तौर पर दिया गया था। फरवरी 2019 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सऊदी अरब का यह कदम पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी रुख न अपनाने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस्लामिक सहयोग संगठन OIC को जारी की गई कड़ी चेतावनी के जवाब में था। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती भी खत्म हो गई है। हाल ही में लॉन्च किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्ष का संबंध किस जानवर से है? द रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल पोर्टल सुरक्ष इज एसोसिएटेड विद विच एनिमल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाथी से। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्ष नामक राष्ट्रीय पोर्टल का एक बीटा संस्करण लॉन्च किया है। इस पोर्टल का लक्ष्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना है और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन भी करेगा। ध्यान में रहे कि अफ्रीकी हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में, जबकि एशियाई हाथी को इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। एशियाई हाथी की मुख्यतः 3 प्रजातियां हैं, भारतीय, सुमात्रन तथा श्रीलंकन। इजरायल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू रिस्टोर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात UAE। मैप में देखेंगे तो यहाँ पर है इजराइल और ये रहा आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से इजराइल और UAE के बीच 13 अगस्त को ऐतिहासिक शांति समझौता बहाल किया गया। इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। वहीं UAE इजराइल के पूर्ण राजनीतिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया। यहाँ पे तो 4 खाड़ी देशों की सूची दी गई है, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया और UAE। इसके साथ साथ में 3 और अरब देश हैं जो पर्शियन गल्फ कहाँ है? यहाँ पर है, जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं हिंदी में। उसके साथ अपनी साझाओं को सीमा करते हैं, बहरीन, कुवैत और इराक। मैप में से ध्यान से देख लीजिएगा। शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? द फर्स्ट स्टेट टू गिव फॉरेस्ट लैंड राइट्स टू अर्बन पीपल इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है, जहां नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए गए हैं। जगदलपुर देश के गिने चुने नगर निगमों में शामिल है, जिसकी सीमा में आज भी छोटे और बड़े जंगल क्षेत्र हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन अधिकार पत्रक देने की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भसीन। यही है। यह ईशर जज अहलूवालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया है। ईशर इस पद पर 15 साल से काबिज थीं। हालांकि वह चेयरपर्सन एमेरिटस के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगी, जो विशेष रूप से परिषद में उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया पद है। डॉक्टर रजत कठुरिया, ये हैं ICRIER के CEO और इस संस्थान का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है? विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू रिवाइव एमिड टेंशंस विद चाइना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट चीता। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं यानी भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपये में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं सामने, को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में हिंद महासागर में स्थित किस देश को $500 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है? विच कंट्री लोकेटेड इन द इंडियन ओशन विल बी प्रोवाइडेड विद द $500 मिलियन असिस्टेंस एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। $100 मिलियन का अनुदान मिलेगा, जबकि $400 मिलियन का ऋण मिलेगा। 13 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा किया कि इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली यह परियोजना मालदीव की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। यह 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण योजना है, जो मालदीव को 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों विलिंगिली, गलीफाहू और थिलाफुशी से जोड़ेगी। स्वदेशी रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन बन गई है? द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू बिल्ड ए होम ग्रोन रॉकेट इंजन इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्काई रूट। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। यह ऊपरी चरण के 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन विक्रम का परीक्षण किया है। रॉकेट में हलचल करने वाले पुर्जे कम हैं और इसका वजन पारंपरिक रॉकेट इंजनों से आधा है। फर्म को क्यूरफिट के संस्थापकों मुकेश बंसल और अंकित नागरी का समर्थन प्राप्त है। स्काईरूट एरोस्पेस की स्थापना इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों पवन कुमार चंद्रा और नागा भारत डाका ने की थी। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट द अरुणोदय स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम में। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे। यह योजना असम में सबसे बड़ी DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना होगी। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च करेगी। वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंदिरा वन मितान योजना विद द एम ऑफ मेकिंग द फॉरेस्ट ड्वेलर्स सेल्फ रिलायंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लगभग 10,000 गाँवों में युवाओं के समर्पित समूह का गठन किया जाएगा। युवाओं के ये समूह अनुसूचित क्षेत्रों में वन उपज की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन यानी मार्केटिंग का काम देखेंगे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महिंद्रा राजपक्ष। यही है। 9 अगस्त को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बने
इनके छोटे भाई और श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने कोलंबो के निकट स्थित बौद्ध मंदिर में आयोजित समारोह में इन्हें शपथ दिलाई। 5 अगस्त को आयोजित आम चुनाव में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। किस शहर में स्थित नंदी फाउंडेशन को फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक के रूप में चुना गया है? नंदी फाउंडेशन बेस्ड ऑन विच सिटी हैज बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द टॉप विजनरीज इन द वर्ल्ड फॉर द फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। रॉकफेलर फाउंडेशन न्यूयॉर्क द्वारा $2 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। नंदी फाउंडेशन को यह पुरस्कार अराकू, वर्धा और नई दिल्ली के क्षेत्रों में अराकूनोमिक्स मॉडल की सफलता के कारण प्रदान किया गया है। नंदी फाउंडेशन पिछले 20 वर्षों से इस मॉडल के आधार पर अराकू, हैदराबाद में आदिवासी किसानों के साथ कार्य कर रहा है। यह एक नया एकीकृत आधुनिक मॉडल है जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर यानी पुनर्योजित कृषि के माध्यम से किसानों के लिए लाभ और उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? विच इंडियन ओरिजिन वुमन हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द अमेरिकन डेमोक्रेट्स पार्टी एज द कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कमला हैरिस। यही हैं। इनकी मां श्यामा गोपालन चेन्नई के, जबकि इनके पिताजी डोनाल्ड हैरिस जमैका के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सेनेटर कमला को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार होगा जब एक अश्वेत भारतीय अमेरिकी महिला उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल होंगी। माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज माथेरान हिल स्टेशन लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में, और वो भी मुंबई के पास है। न्यूज में क्यों है? 125 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वैज्ञानिकों ने इस हिल स्टेशन में 77 नई प्रजातियों सहित तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की है। 1894 में यानी आज से 126 साल पहले एक शोधकर्ता J.A. बेथम ने इस पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र में 78 तितली की प्रजातियों की पहचान करते हुए इन्हें संहिताबद्ध किया था और ये प्रकाशित हुआ है बायोडाइवर्सिटी डेटा जर्नल में। किसके द्वारा विकसित SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप द्वारा अपनी पहली परीक्षण उड़ान हाल ही में पूरी की गई है? द SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप विच हैज़ completed its first test flights recently is developed by? the right answer is option number C, SpaceX। ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है USA की। इस प्रोटोटाइप ने 60 सेकंड से भी कम समय में 500 फीट की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह स्पेस कंपनी के बिना चालक वाले मार्स शिप का हिस्सा है। यह एक स्टेनलेस स्टील परीक्षण वाहन है, तस्वीर देखिए, जिसे SN5 कहा जाता है। यह परीक्षण उड़ान अमेरिका में दक्षिणी टेक्सास के बोका चिका नामक स्थान से की गई थी। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो इस PDF में मेंशन रहे, तो इसके बारे में सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, उस PDF के माध्यम से आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जो कि आपको बहुत सारा समय बचा के देगा, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हाल ही में चर्चा में रहे नायमक्कर टी स्टेट अपनी सीमाएं किस राष्ट्रीय उद्यान से साझा करती है? नायमक्कर टी स्टेट विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद विच नेशनल पार्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एराविकुलम नेशनल पार्क। यह केरल के इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुका में दक्षिणी पश्चिमी घाटों की हाई रेंज कन्नन देवन हिल्स में अवस्थित है। यह 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर से संबद्ध है। इस उद्यान का राजामलाई क्षेत्र पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान में नीलकरुंजी नामक विशेष फूल पाए जाते हैं जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। साथ ही यह उद्यान
लुप्तप्राय नीलगिरी तहर की सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। न्यूज में क्यों है? मुन्नार केरल से लगभग 30 किलोमीटर स्थित इस टी स्टेट में हुए भूस्खलन में कई लोगों की मौत 6 अगस्त को हो गई। किस राज्य में जन्मे भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हाल ही में हो गया? राहत इंदौरी, द फेमस उर्दू पोएट एंड लिरिसिस्ट ऑफ इंडिया who passed away recently, was born in which state? The right answer is option number D, मध्य प्रदेश में। 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म इंदौर शहर में हुआ था। वैसे इनका ओरिजिनल नाम है राहत कुरैशी और बाद में ये इंदौर शहर में जन्म लेने के कारण राहत इंदौरी के नाम से फेमस हो गए। 11 अगस्त को इनका निधन 70 वर्ष की आयु में हो गया। इन्होंने खुद ही ट्वीट करके उसी दिन कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। इन्होंने 40 से 45 वर्षों तक मुशायरा और कवि सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति दी और कई फिल्मों के इन्होंने गाने भी लिखे हैं। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला ESO द्वारा खोजी गई SPT 041847 क्या है? व्हाट इज SPT 041847 which is discovered by European Southern Observatory ESO? The right answer is option number C. यह एक गैलेक्सी है यानी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा की तरह दिखने वाली 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक अन्य सुनहरे प्रभाव मंडल वाली गैलेक्सी यानी आकाशगंगा है। खगोलविदों के अनुसार यह शिशु तारा प्रणाली यानी इन्फेंट स्टार सिस्टम ब्रह्मांड के बारे में प्रारंभिक वर्षों में किए गए विश्लेषण को चुनौती देता है। यह आकाशगंगा इतनी दूर है कि इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों वर्ष लग गए हैं। जब ब्रह्मांड की आयु 1.4 अरब वर्ष थी तब इस आकाशगंगा की मौजूदगी थी और ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं अभी भी सृजित हो रही है। अगस्त 2020 के दूसरे सप्ताह में भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस नाम से एक अपतटीय गश्ती जहाज OPV का शुभारंभ किया गया? Which offshore patrol vessel OPV was launched for the Indian Coast Guard in the second week of August 2020? The right answer is option number D, सार्थक। मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ICGS सार्थक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यार्ड 1236 में शुभारंभ समारोह का आयोजन नई दिल्ली स्थित तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक बल द्वारा तैनात 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल की श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान पर है। यह जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। लोकसभा के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रारंभिक स्तर पर किस विदेशी भाषा पर आधारित एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? विच फॉरेन लैंग्वेज बेस्ड न्यू कुरिकुलम हैज़ बीन स्टार्टेड एट द एलिमेंट्री लेवल for all the employees and officers of Lok Sabha? The right answer is option number A, फ्रेंच। ये फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा है। इस पाठ्यक्रम के तहत लगभग 57 अधिकारियों को पंजीकृत भी कर लिया गया है। इस पहल को संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र प्राइड द्वारा लागू किया जाएगा। भविष्य में लोकसभा में रसियन, जर्मन, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण विदेशी भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग में पुनः उद्गार हुआ है? वोल्केनो रीसर्फेस्ड इन माउंट सिनाबंग लोकेटेड इन विच आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुमात्रा में। लगभग 40 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। उसके बाद 2014 में और 2016 में भी इस ज्वालामुखी में उद्गार हो चुका है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इंडोनेशिया के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने के कारण यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है यह रिंग ऑफ फायर, जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आकर आपस में टकराती हैं। इंडोनेशिया का मैप देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप मिलेंगे। यहाँ बोर्नियो आपको दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर है सुमात्रा द्वीप। इसका आप इनलार्ज व्यू वहाँ देखिए। नॉर्थ सुमात्रा में यहाँ पर है आपका माउंट सिनाबंग, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का और इंडियन ओशन दोनों के बीच में स्थित है।
और यहाँ पर एक लेक है, ध्यान में रखिएगा, लेक तोबा। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा, उसमें भी नॉर्थ सुमात्रा आइलैंड में स्थित है। गंदगी मुक्त भारत अभियान का संचालन कब किया गया? When was the गंदगी मुक्त भारत कैंपेन कंडक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 8 से 15 अगस्त 2020 के बीच में। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की। इस सप्ताह के दौरान 15 अगस्त तक प्रत्येक दिन शहरी एवं ग्रामीण भारत में स्वच्छता के लिए जन आंदोलन को फिर से लागू करने के लिए विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा गंदगी मुक्त भारत अभियान शुरू किए जाने के बाद 9 अगस्त को बिहार सरकार ने भी राज्य के लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में सूचित करने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया। अंतिम प्रश्न महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट से संबंधित, और इस प्रश्न के बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। एमएस धोनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत किस वर्ष की थी? इन विच ईयर डिड महेंद्र सिंह धोनी स्टार्ट हिज इंटरनेशनल क्रिकेट करियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ पहले एक दिवसीय क्रिकेट में और पहली बॉल पर ही 0 रन बना के रन आउट हो गए थे। टेस्ट करियर की शुरुआत इन्होंने 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध किया था। पहली पारी में बहुत ज़्यादा रन नहीं, मात्र 30 रन ही बनाए थे, हालांकि ये मैच वर्षा के कारण से ड्रॉ हो गया था। और T20 क्रिकेट की शुरुआत इन्होंने की थी 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और यहाँ भी 0 रन बना के आउट हुए थे। तो देखिए शुरुआत आपकी कैसी भी रहे, धोनी की शुरुआत एक दिवसीय और T20 जिसमें इनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, वहाँ पर दोनों में 0 रन से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन आगे इन्होंने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया ये आप देख सकते हैं। टेस्ट, ओडीआई और T20 में रिकॉर्ड कितना है ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कितने रन बनाए, कितने मैच, ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। धोनी का जन्मस्थल कहाँ है? रांची। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप तथा 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। न्यूज में क्यों है? भारत के स्वतंत्रता दिवस की संध्या 7:29 पर है। टाइम भी देखिए। भारत के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। धोनी ने अपने पूरे सफर का एक वीडियो आर्मी अंदाज में इंस्टाग्राम पर शेयर किया और बैकग्राउंड में मुकेश की आवाज़ में कभी कभी फिल्म का शाहिद लुधियानवी का लिखा और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया हुआ इनका सबसे पसंदीदा गाना बज रहा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ। धोनी का जर्सी नंबर क्या था? 7। तो चलिए अब चर्चा करते हैं एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और इसके पीडीएफ के बारे में। दोस्तों वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन एमपीएन एकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 पीडीएफ हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक पीडीएफ में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में, तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको पीडीएफ के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 पीडीएफ्स, प्रत्येक पीडीएफ में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो कुल 280 मिनट। कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है, साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 736600
5556। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही PDF मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।